Hello students, as our boards are just quite near on our okay, for the prospection of completion of your board examination, we both brothers have just taken the oath to complete that course within a very short period of time. So for a proper preparation of board examination, just connect to the Nasser Academy and try to just watch more and more videos. And if you just like the videos of Nasser Academy, just try to subscribe, like and share the videos of us. Today, as per the demand of the very numerous of the students of my classes, those who have just told me that sir, please make the videos of the first chapter of science, that is chemical reaction and equation. So first chapter of class 10 science is chemical reaction and equation. हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरह से डीप तक पढ़ लें और एक बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं से पढ़ाऊं कि फिर उसके बाद आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कोशिश यही करूंगा। तो हमारा चैप्टर है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये देखिए चैप्टर का नाम क्या है। इसमें दिया हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाई रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिएक्शन? पहला क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है, व्हाट इज रिएक्शन। तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, रिएक्शन इज जस्ट अ काइंड ऑफ चेंज। ओके, किसी भी तरह का एनवायरमेंटल चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो कोई भी चेंज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। एनी काइंड ऑफ चेंज क्या है बेटा? एनी काइंड ऑफ चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड रिएक्शन। किसी भी तरह का जो चेंज होगा बेटा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन कहते हैं। कोई भी तरह का चेंज हो रहा है, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है वो भी एक तरह का रिएक्शन है, ठीक है, वाटर से पेपर बन जा रहा है वो भी एक तरह का रिएक्शन है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल है वो भी एक तरह का रिएक्शन है। मतलब हमारे यूनिवर्स में बहुत से टाइप के चेंजेस होते हैं और वो सारे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन। मेनली ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन को दो तरह के रिएक्शन जो है वो कितने तरह के हैं? दो तरह के। पहला जो है हमारा क्या है? फिजिकल रिएक्शन है। रिएक्शन है क्या है? फिजिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। तो पहला क्या है हमारा? फिजिकल रिएक्शन। सेकेंडरी क्या आता है हमारा? केमिकल। सेकंड क्या आता है? केमिकल। देखिए पहले हम लोग देखें कि रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बता दिया मैंने रिएक्शन क्या है। किसी भी तरह का जो चेंज होता है, ऑल दैट चेंजेस दैट occurs are known as reaction। रिएक्शन क्या होता है? दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि चेंज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या है? देखिए फिजिकल रिएक्शंस की बात करें, फिजिकल रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन दैट आर रिवर्सिबल इन नेचर। मोस्टली याद रखिएगा, एक ऐसा चेंज जो क्या हो? रिवर्सिबल इन नेचर हो। क्या हो? रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि इसकी कॉज ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग अपोजिट करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, तो फिर से जो हमारे रिएक्शन होते हैं वो हमें वापस मिलता है। फिजिकल रिएक्शन की सबसे बेसिक चीज क्या है? फिजिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ठीक अपोजिट ऑफ द फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आर मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं भाई। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इरिवर्सिबल इन नेचर होगा, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन की बात करते हैं, फिजिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन दैट डील्स विद द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। याद रखिए किसमें चेंज करता है, किसमें डील करता है? फिजिकल रिएक्शन में बताता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के चेंजेस को डील करता है, बताता है हमें। ऐसा रिएक्शन जो हमें चेंज स्टेट ऑफ चेंज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फिजिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल चेंज। इन द अनदर हैंड केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस क्या है? जैसे कि मैंने कहा केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। दूसरी चीज याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन ही वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? जो हमें चेंज इन द कलर, ठीक है, याद रखिए चेंज इन कलर, कलर फॉर्मेट करता है, कलर चेंजेस करता है। फिर बता रहे हैं फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। किसी भी तरह का कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा? जैसे हमने देखा कि रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस एक किसी भी तरह का क्या है? चेंज है। रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल रिएक्शन, दूसरा हमारा क्या होता है? केमिकल। फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज की अगर बारे में पढ़ा जाए तो फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? फिजिकल रिएक्शन प्रॉपर्ली रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं।
यानी कि जिस कारण की वजह से, जिस रीजन की वजह से फिजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अगर हम उनकी कॉज ऑफ रिएक्शंस को अगर हम लोग इन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट था वो हमें ऑटोमेटिकली दोबारा गेन हो जाएगा। फिजिकल रिएक्शंस की बात करें, इनमें चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी यहां दिखा रहा है कि केवल और केवल क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से और लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में इंटरचेंजेस होती है कोई किसी भी मैटर की। फिजिकल रिएक्शंस में बात करें तो न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होते हैं प्योरली। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इनके अगर कॉज ऑफ रिएक्टिविटीज को, रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स करें तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आती है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पेपर है उसे हम लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो बर्निंग ऑफ पेपर की वजह से फिर दोबारा अगर हम उसे ठंडा करें, कोल्ड करें, तो उसके बाद हमें वो पेपर वापस गेन नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई वो क्या होगा, एक तरह का इरिवर्सिबल नेचर। इसमें देखो मैंने लिखा हुआ चेंज इन द कलर, यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा रिएक्शन है जो पर्टिकुलरली किसी मैटर के कलर्स में चेंजेस लाता है, चेंजेस अपार्ट करता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन सिंपली देखो, हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो अलग-अलग रिएक्टेंट आपस में जुड़ गए तो आप क्या बना लेते हैं, जैसे बना लेते हैं H2O, वाटर बना लेते हैं। आप देख रहे हो दो अलग-अलग रिएक्टेंट्स मिल करके कोई तीसरी चीज बना रहे हैं, जो कि क्या है, न्यू सब्सटेंस है। दैट्स व्हाई कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों को बता दिया रिएक्शंस क्या होते हैं, आपने मेनली समझ लिया कि जितने भी तरह के चेंजेस अगर होते हैं, जितने भी तरह के चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में अगर होते हैं, उन सभी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। उन सभी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के बारे में मैंने बताया, रिएक्शन इज जस्ट ओनली सेड टू बी चेंज, चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग दैट कैन बी सी और दैट कैन नॉट बी सी। ओके, रिएक्शन की टाइप बताया मैंने आपसे कि रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा हमारा क्या, फिजिकल रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। फिजिकल रिएक्शन क्या होगा, फिजिकल रिएक्शन इज जस्ट द काइंड ऑफ चेंज, अ काइंड ऑफ चेंज दैट इज प्योरली रिवर्सिबल इन नेचर। फिर मैंने आपको बताया, अभी मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा चीज मैंने बताया कि फिजिकल रिएक्शन में या फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, change in the state of matter is only takes place in the physical reaction। फिर केमिकल रिएक्शंस में अगर हम लोग आए तो केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो क्या है, इरिवर्सिबल नेचर है, इरिवर्सिबल इन नेचर है, यानी कि वो रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्स नहीं होती। दूसरा चीज मैंने कहा, इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन that deals with the change in the composition of any matter। okay, और एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ रखा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंजेस इन द कलर विल टेक्स प्लेस, यानी कि कलर किसी भी कंपाउंड के कलर में चेंजेस अगर होती है। यानी कि अगर आप देख सकते हो, अगर आपके सामने कोई एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी मटेरियल में क्या हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रही है, तो आपको कहोगे कि वो कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है कि केमिकल रिएक्शंस में याद रखिएगा, जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, new substances are formed in chemical reaction। याद रखिए बेटा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जो कलर चेंज को डील करता है, जो मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिजिकल रिएक्शन क्या है या फिजिकल चेंज क्या है, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती है, जो केवल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर को डील करता है, और जो क्या होता है प्योरली रिवर्सिबल इन नेचर होता है, हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं या रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स कैसे ये सारे स्टेटमेंट सही है या नहीं सही, जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा यहां से टॉपिक आएगा इन स्टेटमेंट्स को हम जस्टिफाई करने की कोशिश। देखिए जैसा कि मैंने लिखा आपके सामने, फिजिकल रिएक्शन में, ठीक है, फिजिकल रिएक्शन में फिजिकल रिएक्शन में मैंने आपसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, इट डील्स विद चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैंने जेन्युइन तरीके से कहा बेटा, याद रखिए कि फिजिकल रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसे रिएक्शन जो क्या करते हैं, जो मोस्टली चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, आइस लेते हैं, फिर आइस जो कि क्या है, सॉलिड इन स्टेट, ठीक है ना, सॉलिड इन स्टेट। अगर हम क्या करते हैं, इस आइस को टेम्परेट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इस आइस को अगर हम लोग हीट करते हैं, तो ये आइस क्या होता है,
ये आइस प्योरली चेंज होता है किसमें, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। अब ये वाटर क्या है, वाटर इज द लिक्विड स्टेट, ठीक है ना, वाटर क्या है, लिक्विड। अगर हम वाटर को भी कंटीन्यूअसली हीट करते हैं, तो जब वाटर को हम कंटीन्यूअसली हीट करते हैं तो कंटीन्यूअस हीट की वजह से ये वाटर किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, वेपर। वेपर क्या बेटा है, गैसियस स्टेट है। कौन सा स्टेट है, गैसियस। सिंपल सी चीज देखिए, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देख लो, तो मैंने क्या स्टार्टिंग में बात किया था कि कॉज ऑफ रिएक्शन, कॉज ऑफ रिएक्शन यानी वो चीज जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हो रही है, कोई चेंजेस हो रही है, उसका कॉज ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे वो कॉज ऑफ रिएक्शन क्या है, आइस किसकी वजह से, आइस जो कि सॉलिड स्टेट में था वो किसकी वजह से वाटर इन द लिक्विड स्टेट आया, दैट इज जस्ट ड्यू टू द टेंपरेचर। हियर दैट इज ड्यू टू द टेंपरेचर, दैट मींस कि टेंपरेचर क्या है इस रिएक्शन के लिए, टेंपरेचर है कॉज ऑफ रिएक्शन। टेंपरेचर क्या है, कॉज ऑफ रिएक्शन। आगे देखो बेटा, मैंने कहा आपसे कि आइस क्या होगा, अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, आइस के बारे में आप देखो सॉलिड स्टेट है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट है, और वाटर वेपर जो है, वेपर क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। आप क्या कर रहे हैं, टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेंपरेचर इंक्रीज करने की वजह से एक आइस जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है, जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है वो क्या हो रहा है, वाटर लिक्विड में चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, तुम देख रहे हो कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। फिर उसके बाद और ज्यादा अगर आप हीट करो तो क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इसमें चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है। दैट मींस कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एक तरह का फिजिकल रिएक्शन है। जैसा कि मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट deals with the change in the state of matter. Here you can see this on heating the particularly water or ice, it just changes in all three states of its matter like solid, liquid and gas. अब मैंने एक और बात तुमसे बताई थी कि अगर किसी कॉज ऑफ रिएक्शंस को हम रिवर्स करते हैं तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी भी रिवर्स हो जाएगी। यानी कि जो फिजिकल रिएक्शन है, मैं आपसे इनिशियली कह रहा था कि फिजिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल रिएक्शन इन नेचर। अगर मैंने हीट किया तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में। अगर हम क्या करते हैं, टेंपरेचर डिक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टेंपरेचर डिक्रीज कर देते हैं बच्चा, टेंपरेचर डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजिंग ऑफ टेंपरेचर। अगर हम टेंपरेचर डिक्रीज कर देते हैं तो सबसे पहले याद रखना क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल किसमें चेंज होगा, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि यानी कि वाटर वेपर चेंज हो जाएगा वाटर में, जो क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। बात समझ आ रही है। और अगर हम अब लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज वाटर को और ज्यादा टेंपरेचर डिक्रीज करते जाए, कूल डाउन करते जाए, तो ये लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर किसमें चेंज हो जाएगा, जब इसका टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब वो किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, जो क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इनिशियली मैंने क्या कह रखा था कि हमारे पास क्या था, आइस था, उसको हमने हीट किया, वाटर को और हीट किया तो गैस, यानी कि अलग-अलग स्टेट ऑफ मैटर मिला ड्यू टू द टेंपरेचर इंक्रीज इन टेंपरेचर। अब हमने कॉज ऑफ रिएक्शन को चेंज किया, यानी रिवर्स कर दिया, टेंपरेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो फिर वही चीज हो रहा है, वेपर चेंज हो जा रहा है वाटर में यानी लिक्विड स्टेट में, और वाटर फिर से किसमें चेंज हो जा रहा है, आइस में, जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट। हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास इनिशियली ये आइस था, और ये आइस हमें टेंपरेचर रिवर्स करने की वजह से दोबारा मिल गया। इससे हमें ये पता चल गया कि फिजिकल रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, रिवर्सिबल इन नेचर होंगे। क्या होंगे, रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, एक स्टेटमेंट और मैंने बताया था, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज की, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगी। आइए देखिए, ये आइस बेटा न्यू सब्सटेंसेस कैसे फॉर्म होगा, द चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर कैन लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस, but you will see that in this particular reaction that I have mentioned on the board, you can see ice की अगर कंपोजिशन बात करें तो ice का कंपोजिशन क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक रेशियो में 2:1 रेशियो में इंटरमिक्स होंगे तो वो H2O के फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आइस जो है, आइस का जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है उसकी कंपोजिशन क्या है, H2O है। रिएक्शन में क्या किया आपने, इसको टेम्परेट किया तो ये आइस चेंज हुआ वाटर में, जो कि क्या था, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, लेकिन एक चीज और देखो, अभी क्या हुआ, अगर मैं वाटर की कंपोजिशन की बात करूंगा तो वाटर का कंपोजिशन अभी भी क्या है, H2O है। देख रहे हो कि टेंपरेचर इंक्रीज करने की वजह से स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज हुआ, लेकिन आइस जिसका कंपोजिशन H2O था, वाटर अभी भी उसका कंपोजिशन क्या है, H2O। और ज्यादा अगर आप हीट करते हो तो वाटर स्टेट ऑफ मैटर को अगर आप लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर दैट वाटर को और ज्यादा हीट करते हो तो ये किसमें चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया, जो कि क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर तो फिर चेंज हो गया, लेकिन अभी भी देखो इस वेपर का, वाटर वेपर का कंपोजिशन क्या है, H2O है।
क्या मालूमात हुई? ये मालूमात हुआ कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास आइस जो था उसका भी कंपोजिशन H2O, वाटर जो है उसका भी कंपोजिशन H2O, वाटर वेपर जो है उसका भी कंपोजिशन H2O। दैट मींस कि हर एक स्टेट ऑफ मैटर में मटेरियल का जो कंपोजिशन है वो सेम है। दैट मींस क्या? दैट मींस कि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रही है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, substances are formed, यानी कि जो स्टेटमेंट हमने लिख रखा था वो स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉलो अप हो रही है। दैट मींस कि आप समझ गए होंगे कि हीटिंग ऑफ एनीथिंग इज व्हाट कॉल्ड इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ फिजिकल रिएक्शन। यानी किसी चीज को आप मेल्ट कर रहे हो, कोई भी चीज मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, मेल्टिंग क्या हो गया? आप देख रहे हो कि आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है, आइस सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी चीज याद रखना, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। थोड़ा आइए इसको एक बार और ड्रॉ करेंगे और आगे समझते हैं। कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं इस रिएक्शंस के समझने के, जो कभी बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछने लगता है, कभी-कभी एमसीक्यूज में पूछता है। जैसे मैंने क्या किया, आइस यहां पे लिया तो बेटा फिजिकल रिएक्शन की एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्या था? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, हमने इसको हीट किया, ये किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हो गया। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। फिर हमने और ज्यादा हीट किया, तो और ज्यादा हीट किया बेटा क्या हो गया? और ज्यादा हीट करने से ये वेपर में चेंज हो गया। इसमें चेंज हो गया, वेपर में चेंज, जो क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक एरो मेंशन कर दूंगा जो बताएगा कि रिएक्शंस किस तरफ चल रही है। ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर। अब आप देखो आइस है, सॉलिड स्टेट में था, टेंपरेचर इंक्रीज किया वो वाटर में चेंज हो गया। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। और जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, आइस जो होता है, आइस मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग की बात बता रहा हूं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाना किसी भी बॉडी का क्या होता है? मेल्टिंग। पर्टिकुलरली अगर मैं वाटर की बात करूं, आइस की बात करूं, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। Melting is a kind of physical reaction in which the solid state of matter changes into the liquid state of matter on a fixed temperature, and the temperature that is required for the melting is what called melting point, that is shortly known as MP। ठीक है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। अब आप देखो, और ज्यादा अगर आप टेम्परेचर करते हो, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना क्या कहलाता है? सिंपल सी चीज याद रखना, इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। सिंपल, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। A kind of method, a kind of physical reaction in which on heating, on increasing the temperature, liquid state of matter changes into the gaseous state of matter. That kind of the reaction is known as evaporation or vaporization. In evaporation, you must have to know that evaporation takes place at any temperature. ये क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर पे। evaporation क्या होता है? evaporation किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर बॉडी को हीट अप करते जाते हो, तो वाटर जो होगा बेटा एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग वाटर का कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को याद रखिए। सिंपल, मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में, जो कि क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कहलाएगा। और मेल्टिंग जिस प्रोसेस में होगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर करेंगे तो गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होगा। लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना किसी भी टेम्परेचर पे क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं बेटा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, यहां हमने लिख दिया टेम्परेचर डिक्रीज in the temperature। अगर हमने अब टेम्परेचर डिक्रीज कर, तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर किसमें चेंज होगा? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर किसमें चेंज होता है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है।
कब होता है? ऑन कूलिंग द गैसियस मटेरियल it just leaves the state of gaseous state and just changes into the liquid state of matter. In case of water, water vapor जो हम लोग ठंडा करते हैं तो water vapor जो होता है वो water में चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या है liquid state, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग वाटर का भी टेंपरेचर और कूल डाउन करते हैं तो वो वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में है वो वाटर वेपर हमारा किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड स्टेट। किसी लिक्विड मटेरियल का सॉलिड मटेरियल में कन्वर्जन क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। क्या कहता है बेटा? फ्रीजिंग कहलाता है। जैसा कि मेल्टिंग के लिए फिक्स टेंपरेचर की जरूरत होती है, सिमिलरली किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड बॉडी को फ्रीज करने के लिए, सॉलिड में चेंज करने के लिए फिक्स टेंपरेचर की जरूरत होती है। उस फिक्स टेंपरेचर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। लाइक आई हैव टोल्ड यू कि आइस होगा तो मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा, आइस पिघलेगा, ठीक है ना? इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर क्या होगा? वो सॉलिडिफाइड होगा। वाटर क्या होगा? वो फ्रीज होगा। इस वजह से वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा, याद रखिएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट Fp जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तुम देख रहे हो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का फ्रीजिंग पॉइट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस जो होता है वो क्या होता है? मेल्ट होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? हमारा पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने पूरा का पूरा आपको ब्यौरा दे दिया कि फिजिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है ना? फिजिकल रिएक्शन के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई। आइए हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में क्या है? अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अभी मैं आपके चैप्टर्स में एंटर नहीं किया, क्योंकि चैप्टर में एंटर करने से पहले आपको ये सारी चीजें जानना पड़ता है। केमिकल रिएक्शंस के देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया कुछ चीजें। केमिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। जो किसी भी मैटर के किस चीज के बारे में डील करता है? कंपोजिशन के बारे में डील करता है। जो किसी भी मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आपको कि एक ऐसा रिएक्शन है जो प्योरली मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होती है। फिर मैंने आपको इसमें बताया कि ये चेंज इन द कलर्स ऑफ मैटर्स को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो पहली चीज कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शंस। In chemical reactions, new substances are formed. New substances are formed. आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, मैंने कहा था आपसे कि हमारे पास क्या हो? हाइड्रोजन जो कि क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक है? अब 2 एलिमेंट है। अब जो H2 है वो किसके साथ जुड़ गया? O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एटॉमिक लेवल पे, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ अगर ये जुड़ गया आपस में तो ये क्या बना दिए? H2O फॉर्म। जरा एक चीज देखो, जहां पे ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। देख लो बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग-अलग रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्शन किए और रिएक्शन करके क्या बना लिए? वाटर बना। क्या बना लिए? वाटर। आप देख रहे हो मेरे पास वाटर नहीं था, नहीं, मेरे पास क्या था? हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिए? वाटर बना दिए। यानी कि प्रोडक्ट साइड में तुम देख रहे हो क्या बन रहा है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जा रही है। न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे ऊपर लिखा है केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है, तो आप देख सकते हो H2O था, H2 था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, एक दूसरे से रिएक्शन किया, क्या बना लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लिया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक रिएक्टेंट है, दूसरा ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, ये दो मिलकर के एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि क्या है? वाटर। दैट मींस ये क्या है? ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर टेक प्लेस। इसमें क्या हो रहा है? किसी भी पर्टिकुलर मैटर के कंपोजिशन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, देखो मैंने कहा कि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इरिवर्सिबल इन नेचर। जैसा एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो तुमने क्या किया? वुड लिया, ठीक है, इस वुड को क्या किया तुमने? बर्न किया, जला दिया। वुड को बर्न करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास केवल ऐश, ठीक है। जब आपने इसको बर्न किया है, इसका आपने टेंपरेचर इंक्रीज किया, अगर हम इसका टेंपरेचर डाउन करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस ऐश से हम लोग वुड फिर से फॉर्मेट कर सके? नहीं पॉसिबल है। दैट मींस कि ये क्या होगा? एक तरह का इरिवर्सिबल रिएक्शन।
अब देखो यहाँ हमारे पास वुड था, वुड क्या हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट हो गया, लेकिन हम लोगों ने काज ऑफ रिएक्शंस को चेंज किया, रिवर्स किया, उसके बावजूद हमें इनिशियल ऑब्जेक्ट इनिशियल मटेरियल नहीं मिला। दैट मींस क्या है कि एक तरह का इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? और मैं आपसे कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंजेस द कलर्स पे मैटर करता है। तो उसका भी एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल चीज याद रखिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, फेरस लेते हैं और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में मिक्स करते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर। जिस कलर का होता है ब्लू। तो देखो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसमें क्या होगा बेटा कि कॉपर जो आपका फेरस है, फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से क्या होगा कि ये कॉपर को इसकी जगह पे डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में FeSO को बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इस कलर में यहाँ पे क्या कलर चेंजेस होगी, यहाँ पे इनिशियली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा था, ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही आप उसमें करंट मिला देंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मेशन, रेडिश ब्राउन कलर का। अब देखो फेरस किसमें चेंज जा रहा है, रेडिश ब्राउन कलर के सॉल्यूशन। तो मैंने आपसे इनिशियली कहा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, चेंजेस इन द कलर टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। आपको देखने को मिल रहा है कि ये कैसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, कलर चेंजेस हो रही है। दैट मींस कि ये कैसा रिएक्शन है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे यहां तक समझ लिया आपने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और चैप्टर के अंदर चलेंगे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग आएंगे अपने चैप्टर्स पे। तो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पहला चीज क्या था, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस पहला टॉपिक। तो केमिकल रिएक्शंस में सिंपली याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, a kind of a process that leads to in the transformation of a kind of a set of chemical substances to the another। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल सी चीज, a chemical reaction, a process, chemical reaction is a process that leads to chemical transformation, chemical transformation of one set of chemicals to another। सिंपल मैंने क्या लिख रखा है इसमें, देखिएगा केमिकल रिएक्शन के बारे में एक डेफिनेशन लिख रखी है, a kind of process, chemical reaction is a kind of process that leads to chemical transformation of one set of chemical to the another। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो किसी एक तरह के केमिकल कंपाउंड को किसी दूसरे तरह के केमिकल कंपाउंड में चेंज कर देता है। दैट मींस कि इसमें एक तरह का रिएक्शन होगा, एक तरह के पर्टिकुलर मैटर्स जो जब रिएक्शंस करेंगे, जब कॉम्बिनेशंस करेंगे, जब एक दूसरे से रिएक्ट होंगे, तो रिएक्शन के बाद वो न्यू टाइप्स ऑफ मैटर्स को फॉर्मेट कर देंगे। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कह रहा था आपसे कि कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख लो यहाँ पे दो अलग-अलग तरह के रिएक्टेंट्स है, दो अलग-अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल मैटर्स है, ठीक है ना। ये दोनों जो है आपस में मिल करके एक न्यू सब्सटेंस बना ले रहे हैं जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अलग-अलग चीजें जिसमें से पहले का कंपोजिशन कार्बन, दूसरे का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के एक न्यू कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बना ले रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन। अब आगे हमारे टॉपिक जो समझना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल इक्वेशन इज जस्ट अ काइंड ऑफ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द केमिकल मैटर्स दैट टेल्स यू अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल इक्वेशन एक तरह का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation, that is only the symbolic representation of the chemical compounds, or chemical matters that tells about a chemical reaction। सिंपल, मैंने क्या कहा कि केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन हमने देखा था,
केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल्स टू अनदर। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक तरह के केमिकल मैटर्स को दूसरे केमिकल कंपोजिशन वाले मैटर्स में चेंज कर देते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होता है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए हमें किसी एक सिंबॉलिक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। तो जिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल वे में याद रखना, इतना लंबा चौड़ा समझने की जरूरत है, बस इतना याद रखना, केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जिन इक्वेशंस की जरूरत होती है हमें, जिन स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, जिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत होती है, इन्हीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल इक्वेशंस आर द काइंड ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन that help us to understand about the any kind of a chemical reaction. Simple सी मैं क्या कह रहा हूं, मैंने लिख रखा है chemical equation is just the symbolic representation of the chemical compounds that tells about a kind of a chemical reaction. एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिंबॉलिक स्ट्रक्चर जो हमें किसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताते हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस की कंप्लीशन को बताते हैं, वो चेंजेस को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब किसी केमिकल इक्वेशन में याद रखिएगा दो पार्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट पार्ट होता है। और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, प्रोडक्ट पार्ट। इनिशियली मैंने एग्जांपल के तौर पे ऊपर लिख रखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स दैट क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, किसी केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल्स, जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में आपस में कौन रिएक्शन कर रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? केमिकल रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्टेंट्स मिलकर के जो रिजल्टेंट हमें देते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, दैट रिजल्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इसी सेम रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसी सेम रिएक्शन में मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को आपको बताया कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इस वजह से क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। दैट मींस कि इस केमिकल रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या है? इस केमिकल रिएक्शन का रिजल्टेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने समझ लिया होगा कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक तरह का ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं, इनके पास दो साइड होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट साइड, दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट साइड। केमिकल इक्वेशंस का रिएक्टेंट साइड याद रखिए कि वो सारे केमिकल्स जो किसी केमिकल रिएक्शंस के इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को में पार्ट करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और उस साइड को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट साइड कहते हैं। फिर किसी केमिकल रिएक्शन का जो फाइनल रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और प्रोडक्ट वाले साइड को हम लोग एज यूजुअली क्या कहते हैं? प्रोडक्ट साइड कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? इस करते हैं आगे टॉपिक पे। अब आगे क्या होगा हमारा? आगे देखिए, सिंपली मैंने कहा केमिकल इक्वेशंस के पास दो साइड्स होंगे। एक क्या होगा? एक होगा पूरी तरह से रिएक्टेंट साइड, दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा प्रोडक्ट साइड। केमिकल इक्वेशंस की अगर हम लोग काइंड्स की केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशन देखिएगा दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशन। एक होता है हमारा स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन एक होता है हमारा स्केलेटल इक्वेशन, और दूसरा क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन। एक होता है हमारा स्केलेटल इक्वेशन, एक होता है हमारा बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स होंगे? केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के, एक होगा हमारा स्केलेटल इक्वेशन, दूसरा होगा बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है वो आगे भी हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपल गिव्स दैट, या फिर सॉरी अगर हम लोग यहां पे लिख दिया हाइड्रोजन H2 O2 गिव्स दैट क्या होगा? H2O फॉर्मेट होगा। आप सभी लोग जानते हैं। देखो बेटा, यहां पे a kind of chemical reaction in which
the number of elements to the reactant side, if the number of elements to the reactant side is just as well as equal to the number of elements towards the RHS side, that is the product side, then that kind of the equation is called balance equation. And if it is not possibly equally in the both sides, that means it is called skeletal equation. यानी कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में उतने ही एलिमेंट्स हो जितने की प्रोडक्ट साइड में हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम जो है रिएक्टेंट साइड में जितना है उतने ही अमाउंट में अगर प्रोडक्ट साइड में है तो वो बैलेंस इक्वेशन है। और अगर रिएक्टेंट साइड के सारे एलिमेंट्स जितने नंबर में रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर्स में, उतने ही न्यूमरस में आपके प्रोडक्ट साइड में वो नहीं, तो इस केस में जो ये रिएक्शन होगा उसे हम लोग स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, इस इक्वेशन में मैंने देखा H2 + O2 कितना है H2, यहां देखो आपके हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, और आप फिर यहां पे प्रोडक्ट साइड में आप देखो, प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन को दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का सिंगल एटम आपने यहाँ पे, ऑक्सीजन का सिंगल एटम, दैट मींस कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, टोटल एलिमेंट की बात कर लो यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स की बात, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 2 + 2, दैट इज व्हाट 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंपल ही समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 दैट इज 3। आप देख रहे हो कि दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स जो सेम नहीं है बेटा, इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है, इसका मतलब ये एक तरह का स्केलेटल इक्वेशन है। ये किस चीज को शो कर रहा है, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अब तुमने एक चीज समझा होगा, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन एक तरह का ऐसा इक्वेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप देखो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही, नंबर ऑफ एटम्स ही सेम नहीं होंगे, तो जब नंबर ऑफ एटम्स ही नहीं सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं सेम होंगे, तो दैट इज व्हाई दोनों साइड से प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में मास भी सेम नहीं। दैट मींस कि स्केलेटल इक्वेशन जो था एक तरह का ऐसा इक्वेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। लेकिन बैलेंस इक्वेशन में मैंने क्या कहा, बैलेंस इक्वेशन में मैंने ये कहा कि कैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे सेम, उन्हें हम लोग बैलेंस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं H2 + O2 gives that 2H2O, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां क्या ही फॉर्मेट है, कुछ ऐसा फॉर्मेट 2H2 + O2 gives that 2H2। यहां पे अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट साइड, कौन सा साइड है रिएक्टेंट, ये कौन सा साइड है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करूं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन देख लो 2 + 2 कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन देख लो कितना है 2, टोटल कितना हो गया बेटा 6, टोटल कितने हो गए 6। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स टोटल काउंट आउट, तो देख लो 2 to the 4 हाइड्रोजन 4, ठीक है ना, सिंपल से हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4 + 2 दैट इज 6। अब आप यहां पे चेक करके देख लो कि रिएक्टेंट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स 6 हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए 6 हो गए, दैट मींस ये कैसा इक्वेशन है, ये एक तरह का अब ये बैलेंस इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन हो गया बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, कैसा इक्वेशन हो गया बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन। मैंने क्या कहा बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होगा प्योरली आप समझिएगा कि दोनों साइड के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, हर एक एटम हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, तो क्या होगा बैलेंस इक्वेशन। और अगर इनकेस इनमें से किसी भी एक का एटम नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होता है तो क्या होगा स्केलेटल इक्वेशन होगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नोट करिए आगे के टॉपिक बेटा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ूंगा काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे चैप्टर्स में है जो हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला इक्वेशन हम लोग को सबसे पहले पढ़ने हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब आपके मैं चैप्टर पे आता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला। सेकेंडरी टॉपिक हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या नाम है? पहला में क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है बेटा एडिशन रिएक्शन। क्या नाम होता है? एडिशन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंडरी नेम, दूसरे नेम से जिसे जाना जाता है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे की बात करें हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन। इसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ये सारे रीजन आपको बहुत ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेंसिडिटी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कोरोजन। ठीक है, इतने टाइप के रिएक्शन हम कौन कौन से रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग अपने चैप्टर में कवर करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा क्या बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, रेंसिडिटी पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे। इसमें देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं पूरी तरह से डिकम्पोजिशन में। पहला जो होगा बेटा वो क्या होगा? फोटोलिसिस हो जाएगा या फोटोलिटिक हो जाएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा जो आपको पढ़ाएंगे बेटा वो हो जाएगा हमारा क्या? थर्मोलिसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल कुछ भी कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं या लिटिक कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड है और डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या होगा बेटा? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये तीन तरह के हम लोग केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास मेनली कितने काइंड्स ऑफ रिएक्शंस हमें पढ़ना है? पहला हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस में, पहला हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा फोटोलिटिक, दूसरा होगा थर्मोलिसिस, तीसरा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आएगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना? फिर रेडॉक्स आएगा, रेंसिडिटी, कोरोजन और आगे हम लोग अपना चैप्टर फ्रीडम करेंगे। इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस थे जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो सिलेबस से हट गए, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं आपको सारा बता दूंगा। ठीक है ना? तो पहला हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? दूसरा नाम होगा एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? एडिशन। तो भी मैं लिख लेता हूं क्योंकि कहीं कहीं बुक में एडिशन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है आपसे कॉमन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी वे में सुनिएगा। अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच two or more chemical compounds or elements react with each other and form a single compound as a product. यानी कि मैं क्या बता रहा हूं? A reaction, a chemical reaction in which, मैं आपके नोट भी यहाँ तैयार करा दूंगा, सारा नोट करते जाइएगा। A reaction in which two or more elements or group of elements reacts with each other and form a single compound as product. Simple. Definition तो मैंने लिख दिया।
डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट बनाए, हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन का एडिशन रिएक्शन कहेंगे। यानी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर and form a single compound as a product, that is called the combination reaction। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर मान लो मैंने कहा कि किसी केमिकल इक्वेशन में दो साइड होंगे, एक होगा रिएक्टेंट साइड, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड साइड। मान लो कि हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज याद रखना, ये पहला A B C ये तीनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और तीनों आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 3 रिएक्टेंट्स है। कितने रिएक्टेंट्स है बेटा? 3 रिएक्टेंट्स है। कौन कौन से? A B C 3 रिएक्टेंट्स आर देयर इन द दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। हमने क्या किया है, 3 रिएक्टेंट्स लिए, एक A, दूसरा B, तीसरा C। ये तीनों रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, तीनों आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन का एडिशन रिएक्शन। ये तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारा ए हो गया, अगर मैं दो की बात करूं, ए और बी दो अलग-अलग रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन किए और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेंगे, एक सिंगल कंपाउंड ए बी बना लेंगे। यहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, इन्हें क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। क्यों रिएक्टेंट्स कहेंगे? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमें रिजल्टेंट मिलता है किसी केमिकल रिएक्शन का, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड का प्रोडक्ट कहते हैं, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखो कितने रिएक्टेंट हैं, ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ए बी फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ए और बी, ए हो गया हमारा रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। यानी टोटल रिएक्टेंट्स यहाँ पे दो, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ करके अगर सिंगल कंपाउंड बनेगा, तो आंख बंद करके आप क्या कह दोगे? आंख बंद करके आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर क्या है, एडिशन रिएक्शन। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स क्या ही होते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो हमारा एग्जांपल हो, उस एग्जांपल की बात करोगे मैं, तो हमारे पास तो मान लो हमारे पास एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन किए तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्शन किए, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तुम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो रिएक्टेंट्स हैं। देयर आर टू रिएक्टेंट्स इन दिस गिवन केमिकल रिएक्शन। कितने रिएक्टेंट्स हैं? टू रिएक्टेंट्स। और आप देखो कितना कंपाउंड बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। क्या है? सिंगल। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए एकदम फिक्स है, सिंगल होना चाहिए। जैसे तुम सिंगल हो हमेशा, क्या भाई तुम्हारा पोजीशन पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 नहीं, हमेशा क्या? पोजीशन नंबर 1। तो सेम चीज याद रखो कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जुड़े और जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बना ले, तो हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर आपको क्या लिखा होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, भाई क्या हो गया? CO2, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्या है? एडिशन। अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं तो जैसे आप जान रहे हो वाटर फॉर्मेशन, H2 और O2 आपस में रिएक्शन किए, 2H2 और O2, देखो कितने रिएक्टेंट्स हो गए यहाँ पे। ये क्या बना लेंगे? 2H2 बना लेंगे। देखो यहाँ कितने रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है और दूसरा ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। टोटली कितने रिएक्टेंट्स हो गए? टोटली आप बताओ, काउंट करके बताओ कितने रिएक्टेंट्स हो गए। टोटली आपके पास रिएक्टेंट्स हो गए, आप देख लो सिंपल सी चीज, यहाँ पे 2H2 दिख रहा है और 2O2 देख रहे हो, ठीक है ना, टोटल में। तो क्लियरली अगर मैं बोलूं तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट्स? बताइए काउंट करके बताइए। आदित्य गौड़ कितने हो जाएंगे? 3 रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। कंफर्म है? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। क्लियर है ना? यहाँ चलेगा हमारा 3 रिएक्टेंट्स और सिंपली बेस में यहाँ लगा देखो कितने आपके पास H2O बन रहे हैं। H2O का सिंगल कंपाउंड है। कितना कंपाउंड है? सिंगल कंपाउंड। अब तू क्या शो कर रहा है? तू शो कर रहा है नंबर ऑफ। क्लियर आउट हो रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह का केमिकल रिएक्शन। कौन सा? एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला हमारा काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन का बना होता है। अब इसके ठीक और ठीक इसी का अपोजिट एक रिएक्शन पढ़ेंगे ताकि दोनों हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके हम इजी में याद कर लें। तो अगला हमारा होगा बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखो बेटा सिंपल सी, अगर तुमने याद कर लिया कि एडिशन रिएक्शन क्या है तो तुम डीकंपोजिशन रिएक्शन भी याद कर लो, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन का ठीक उल्टा है।
एडिशन रिएक्शन में तुमने देखा कि जब कोई रिएक्शन होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट होता है आपस में रिएक्शन कर रहा है सिंगल कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। तो सब लोग क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन कहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक उसी का उल्टा याद रखना एक कोई भी अगर कोई केमिकल कंपाउंड ठीक है ना किसी कॉज ऑफ रिएक्शन की वजह से अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाए या यानी कि मतलब है कि एक सिंगल कंपाउंड अगर है सिंगल केमिकल कंपाउंड है वो दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स में टूट जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट जस्ट इनवर्ट जस्ट रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या ही होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको सिंपल से लिखेंगे a chemical reaction a chemical reaction in which any chemical compound splits into two or more constituent particles elements it can be elements or group of elements सिंपल। क्या लिखा मैंने कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक गिवन केमिकल कंपाउंड जो हो वो क्या हो कि अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दो या दो से ज्यादा मोर देन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से में टूट जाए जिनसे मिलकर के वो बना हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं केमिकल यही केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंसियरली मैंने जैसे कहा कि देख रहे हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम देख रहे थे कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं कॉम्बिनेशन कंबाइंड जो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूट रहा है करके दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स में टूट जा रहा है। यानी कि सेम वे में हम क्या कह सकते हैं हम क्या सकते हैं कि इट इज जस्ट अपोजिट इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ एडिशन। यानी है बेटा कि ये जो है एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है जस्ट इनवर्स है। जैसे एग्जांपल में देखें अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने क्या देखा था कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था और क्या बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर डाल करें तो ये क्या होगा कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है ये क्या बन रहा है दिस वन इज द काइंड ऑफ एडिशन। ये क्या एडिशन है एडिशन। लेकिन अगर कॉज ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है तो यहां पे ये क्या बन जा रहा है एक सिंगल कंपाउंड टूट जा रहा है दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा पूरी तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन डीकंपोजिशन। एग्जांपल के तौर पे एक और देखो हमारा फंक्शन सबको मालूम है क्या है मास क्या है तो क्या कहते हैं मिलेन के। तो अगर इस मिलेन को हम लोग हेटेड रखते हैं तो क्या होगा कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे क्या है सिंगल प्रोडक्ट है सिंगल कंपाउंड ठीक है ना सिंगल केमिकल कंपाउंड। ये सिंगल कंपाउंड केमिकल कंपाउंड जिधर कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट रहा है दो में टूट रहा है। देख रहे हो कार्बन में टूट जा रहा है और हाइड्रोजन में टूट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक तरह का ऐसा रिएक्शन है ये एक तरह का डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन बेटा डीकंपोजिशन। अब आप लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है कितने तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखो मेनली डीकंपोजिशन रिएक्शन की ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के जो काइंड्स है वो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा है ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है हमारे मेनली थ्री टाइप जैसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन ठीक है। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप जैसे कहते हैं हम थ्री टाइप जनरली बात करें थ्री टाइप के कौन कौन से हैं थ्री टाइप के कौन कौन से। तो देखिए पहला जो है वो क्या है हमारा फोटोलिटिक जैसा कि मैंने बता रहा था फोटोलिटिक डीकंपोजिशन क्या है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है एक ऐसा काइंड ऑफ केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। यानी कि अगर एक ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में इसके प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में हो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि सिंपल सी चीज
इन शॉर्ट में लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर सनलाइट के वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस या फोटोलिटिक। ठीक है, क्या था हमारा फोटोलिसिस या फोटोलिटिक। मैंने कहा आपसे कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी हो जब सनलाइट प्रेजेंट हो। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देंगे जो तुम्हें याद रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, अगर AgBr जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस हो, सनलाइट तो ये क्या होगा, ये भूल जाएगा। अब तुम देखो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड है ये AgBr किससे बना हुआ है, एक सिल्वर से बना हुआ है, ब्रोमाइड से, ब्रोमीन से बना हुआ है। सिल्वर और ब्रोमीन आपस में जुड़े तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, सिल्वर और ब्रोमीन। अब क्या होगा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का तुम्हें डेफिनेशन पता है, क्या होगा, ब्रेक डाउन, क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स इनटू टू और मोर कंपाउंड्स या फिर टू और मोर एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर ब्रोमाइड हो, तो अगर ये सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोजिशन के प्रेजेंस क्या बनाएगा, यहां से तो याद रखिएगा, सिल्वर बनाएगा सॉलिड, ठीक है, और क्या ही बनाएगा, ब्रोमीन गैस, क्या बनाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा ग्रेइश व्हाइट। किस कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट कलर का परफॉर्मेंस होता है और वहां से ब्रोमीन का। दूसरा एग्जांपल जो होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो होगा सिल्वर क्लोराइड AgCl2।